हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। आप सभी ने सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। जब भी कोई क्राइम होता है तो हम वहां से डीएनए सैंपल उठाते हैं और उस डीएनए सैंपल के आधार पर हम उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। तो वो किस प्रकार से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, किस प्रकार से डीएनए मैच करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि ये डीएनए किसका है, क्रिमिनल का है। तो समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। आपको पता होगा जब भी हमारी पहचान की जाती है तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि हर इंसान के फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग होती है। हर इंसान के अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं। हाँ, लाखों में एक दो मैच हो सकते हैं, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहती है। तो उसी प्रकार से हमारा डीएनए में भी कुछ भाग ऐसा होता है जो हर इंसान में अलग अलग होता है। जैसे हर इंसान का डीएनए अलग अलग होता है, हम उस सीक्वेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं और उस सीक्वेंस को मैच करते हैं सैंपल से और उसके आधार पर हम क्रिमिनल का पता लगाते हैं। तो क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आज उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी हम फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो यूनिकनेस की बात करते हैं। तो यूनिकनेस की बात करें तो हम देखो डीएनए होता है हमारा, जो डीएनए होता है वो सभी इंसानों में, यदि एक स्पीसीज की बात करें तो एक स्पीसीज का डीएनए लगभग सेम होता है। उसमें कितने भी इंडिविजुअल हो, मान लो यदि ह्यूमन का डीएनए की बात करें तो हर प्रत्येक मानव में डीएनए का लगभग 99.9% भाग सेम होता है। उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें जितने भी भाग होते हैं वो सारे सेम होते हैं। तो अब कौन सा भाग होता है? सिर्फ 0.1% भाग डीएनए का कैसा रहता है? अलग अलग रहता है। हर मानव में वो अलग पाया जाता है। वो कुछ विशेष प्रकार की रिपीटेड सीक्वेंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिपीटेड सीक्वेंस। और ये रिपीटेड सीक्वेंस क्या होती हैं? हर इंसान में अलग अलग संख्या में पाई जाती है। और इन रिपीटेड सीक्वेंस को बोलते हैं वीएनटीआर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हर इंसान में अलग अलग पाई जाती है। कभी भी जो डीएनए होता है, ऐसे नहीं कि आपका डीएनए अलग है और मेरा डीएनए सेम डीएनए रहेगा। मानव की बात करें तो 99% डीएनए तो सेम रहेगा, लेकिन 0.1% जो डीएनए वो हर इंसान में अलग रहता है। हम उसी डीएनए को मैच करने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पर पता लगाते हैं कि जो हमारे पास सैंपल है वो किसका है, इसी के आधार पर हम पहचानते हैं। तो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स होती है, ये ऐसी सीक्वेंस होती है जिनसे एक्चुअली ये कैसी होती है? नॉन कोडिंग पार्ट होती है। डीएनए का कैसा होती है? नॉन कोडिंग पार्ट, जिससे कोई प्रोटीन तो बनती नहीं है, लेकिन ये रिपीट्स होती हैं। और हर यदि इंडिविजुअल की बात करें तो हर इंडिविजुअल में इनकी संख्या अलग अलग होती है। रिपीटेड सीक्वेंस की संख्या अलग अलग होती है। उसी के आधार पर हम पहचानने की कोशिश करते हैं। और वे जो वीएनटीआर होती हैं, इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं मिनी सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं? मिनी सैटेलाइट्स। तो इन्हीं को हम पहचानते हैं और उसके आधार पर पता लगाते हैं कि क्रिमिनल कौन है। अब ये प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट की जाती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लो कोई क्राइम हो गया तो क्रिमिनल जहां से हम स्पॉट होता है वहां से हम न कोई सैंपल उठाते हैं। मान लो हमें ब्लड मिला हो या कोई हेयर मिला हो, कुछ भी मिल सकता है वहां से, तो हम उस सैंपल को उठाएंगे और उस सैंपल को मैच करते हैं कि और किसी सस्पेक्ट से हमने पकड़ लिया। जैसे पुलिस क्या करती है, किसी भी कोई क्राइम होता है तो उसके आधार पर कुछ सस्पेक्ट को पकड़ते, कुछ संदेहग्रस्त व्यक्तियों को पकड़ते कि इन पर संदेह है, इनमें से कोई क्रिमिनल है। अब तो उनमें से मैच करती है तो सबसे पहले वो वहां पर हमने क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल के साथ साथ हम सस्पेक्ट का डीएनए भी लेते हैं। तो क्या करते हैं, सैंपल ले लिया, सस्पेक्ट ले लिए। सस्पेक्ट मान लो हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं, ए, बी और सी, और ये हमारे सैंपल। इन चारों में से हम क्या करेंगे, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए को आइसोलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इनको डाइजेस्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। आपको पता होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विशेष साइट से काटने वाले एंजाइम होते हैं। और सभी जो जीनोम होता है उनको सभी को हम एक ही प्रकार के एंजाइम से कट करवाते हैं। इसलिए जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो समान प्रकार के बनने चाहिए, सेम साइट पर कट होने चाहिए। तो ये जो फ्रेगमेंट्स बन गए हमारे पास, अब फ्रेगमेंट्स को हम रन करवाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे काम करती है आपको पता होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो जो जेल होती है, दो प्रकार की जेल काम में ली जाती है अलग अलग उसमें। तो एक तो ली जाती है पॉली एक्रिलमाइड जेल और दूसरी ली जाती है एगारोस जेल। तो यहाँ पर जो जेल होती है उस जेल में हम फ्रेगमेंट्स को रन करवाते हैं। फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं, डीएनए के निगेटिव चार्ज होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स पर, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज की तरफ तो हम जो फ्रेगमेंट्स को लोड कर देते हैं वेल्स में, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये रन करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसमें करंट चलाएंगे तो कैसे क्या होगा, जो फ्रेगमेंट्स है वो रन करेंगे तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स है वो तेजी से रन करेंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे, और बड़े फ्रेगमेंट ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इनको साइज के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इनकी साइज के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट कर लिया इनको। अब साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए, सैंपल के और हमारे सस्पेक्ट के, इनको ट्रांसफर करेंगे हम किनके ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर। किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर। ये क्या कर लिया हमने, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर लिया। अब नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर सारे फ्रेगमेंट्स प्राप्त हो गए। अब इन फ्रेगमेंट्स को प्राप्त करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हम थोड़ा हीट प्रोवाइड करवाएंगे। इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर को थोड़ा हीट देंगे, और हीट देने से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्यों कन्वर्ट किया है हमने, क्योंकि हमें क्या पहचानना है, इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को पहचानना है कि इसमें कौन कौन सी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स या वीएनटीआरस को पहचानना है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसे जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर को है डीनेचुरेशन करने के बाद ट्रांसफर करेंगे प्रोब सॉल्यूशन में। किसमें ट्रांसफर करेंगे, प्रोब सॉल्यूशन में। प्रोब सॉल्यूशन क्या होता है, प्रोब ऐसी सीक्वेंस होती है जो पहले से हमें पता होती है, और वो प्रोब कैसे होते हैं, रेडियो लेबल्ड प्रोब। ये जो प्रोब होते हैं उनके ऊपर रेडियो लेबलिंग की जाती है। ऐसे मॉलिक्यूल जोड़े जाते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिमिट करते रहते हैं लगातार, तो रेडियो वेव्स को यहाँ पर ये रिमिट करते रहेंगे प्रोब। अभी ये जो प्रोब होंगे वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाकर जुड़ जाते हैं, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके जुड़ेंगे, और जो प्रोब ले रहे हैं वो प्रोब किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वीएनटीआरस के, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उनसे जाकर ये जुड़ जाते हैं। अब जुड़ जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस निकालेंगे, वॉश करेंगे, और जो बाकी के प्रोब है वो तो आउट हो जाएंगे, जो पेयरिंग नहीं कर पाए, और जो पेयरिंग कर पाए वही प्रोब यहाँ पर रहेंगे। फिर क्या करते हैं, हम इस प्रोब को निकालने के बाद इसको ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या किया जाता है, ये जो हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको एक्सरे फिल्म के ऊपर रख देते हैं। एक्सरे फिल्म के ऊपर रखने के बाद हमें क्या दिखाई देंगे, कुछ समय बाद देखेंगे तो हमें वहां पर डार्क स्पॉट दिखाई देंगे। जहां भी हमारा प्रोब जाके जुड़ा है वहां पर हमको कैसे दिखाई देंगे, डार्क स्पॉट दिखाई देंगे। अब इसका अध्ययन करके पहचान सकते हैं कि जो सैंपल था वो इन सस्पेक्ट में से किसका था, एबीसी में से किसका था। ये जो सैंपल है कैसे पहचानेंगे, कि जो सीक्वेंस बने हैं उनकी जो साइज थी, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की साइज थी वो सेम बनेगी जो सैंपल लिया है और सस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सैंपल है, सैंपल में इस साइज में देखो किस किस का मैच हो रहा है, ए का नहीं मैच हो रहा है, बी का मैच हो रहा है, सी का मैच हो रहा है। ठीक है, बी और सी का मैच हो गया। इसमें देखो आप, ये देखो ये ए का मैच नहीं हो रहा, बी का मैच हो रहा है, सी का नहीं मैच हो रहा है, ये देखो सेम मैच नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर देखो ये ए का मैच हो रहा है, बी का मैच हो रहा है, सी का मैच हो रहा है, तीनों का मैच हो गया। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला फ्रेगमेंट सिर्फ बी का मैच हो रहा है। तो ये चारों फ्रेगमेंट्स चारों के चारों किससे मैच हो रहे हैं, बी से मैच हो रहे हैं, ए से टोटल मैच नहीं हो रहे और सी से भी टोटल मैच नहीं हो रहे। तो किससे मैच हो रहे हैं, सारे के सारे एस जो सैंपल है किससे मैच कर रहा है, बी से। तो इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं जो हमने क्राइम सीन से जो सैंपल कलेक्ट किया था वो सैंपल किसका है, बी का है। तो इसमें क्रिमिनल कौन सा है, बी है। तो इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे हमारे पास, सॉरी डीएनए सैंपल था वो किसका था। तो इसी को कहते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी जो बेसिक मेथड होता है वो इसी प्रकार से किया जाता है, और उसमें जो हम लेते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स यानी मिनी से टेलाइट वाली सीक्वेंस लेते हैं। हर ह्यूमंस में 99%
जो डीएनए होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो 0.1% डीएनए होता है वही अलग होता है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट। तो उसी को हम मैच करते हैं किसके द्वारा, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस के द्वारा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी एक साइंटिस्ट थे, एलिक जेफ्रे। किसने की थी? एलिक जेफ्रे ने। एलिक जेफ्रे ने इसकी खोज की थी, तो इसका श्रेय इन्हीं को जाता है पूरा, एलिक जेफ्रे को। तो ये था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस आपको समझ में आ गए होगी कि किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट होती है और किस प्रकार से हम सस्पेक्ट का पता लगा सकते। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह रहा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।